दोस्तों माफ़ी चाहते हैं, लाइट चली गई थी इसलिए जो है दूसरे पार्ट में बनाना पड़ा। तो अनुच्छेद 47 हम समझा रहे थे। अनुच्छेद 47 इसमें बताया गया है पोषण स्तर, पोषणहार, जीवन स्तर, लोक स्वास्थ्य। तो ये तीन बातें हैं, पोषणहार, जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य। सरकार का कर्तव्य बताया गया है, राज्य का ये कर्तव्य बताया गया है। राज्य का क्या है? कर्तव्य। और कर्तव्य एक जिम्मेदारी होता है, जिम्मेदारी होता है। तो जिम्मेदारी के रूप में राज्य अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, लेकिन यह बाध्यकारी नहीं होता है, बाध्यकारी नहीं होता है। लेकिन अगर जिम्मेदारी निभाया जाता है तो पोषणहार के लिए एक मिड डे मील योजना चलाई गई। मिड डे मील योजना 1995 में चलाई गई थी और मिड डे मील के साथ साथ में जो आंगनबाड़ी है, यहाँ भी पोषण का ख्याल रखा जाता है। और राज्य ये सब जो योजनाएं चला रही है, ये योजनाएं वो अपने कर्तव्यों के तहत चला रही है, अनुच्छेद 47 के तहत ही चला रही है। लोक स्वास्थ्य के रूप में, लोक स्वास्थ्य के रूप में जो कार्य राज्य करती है, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित योजनाएं हों, स्वास्थ्य से संबंधित योजनाएं या जीवन स्तर को ऊपर ले जाने के लिए चलाई गई योजनाएं, जिनमें पोषण स्तर और स्वास्थ्य संबंधित दोनों योजनाएं मिला करके शामिल हैं। तो साथियों, अगर बेहतर पोषण स्तर होगा, लोक स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर होगा, तो जीवन स्तर अपने आप बेहतर होगा। यानी जीवन प्रत्याशा जो इस समय लगभग 70 वर्ष के आसपास में है, तो वो और बेहतर तरीके से बढ़ करके 72-75 तक हो सकता है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 में बताया गया है कृषि एवं पशुपालन। कृषि एवं पशुपालन के संगठन के बारे में बताया गया है। यानी कि राज्य का यह दायित्व है या कर्तव्य है कि वो कृषि से संबंधित प्रावधान करे, व्यवस्था करे, जिससे किसानों की आय बढ़ सके। तो इसी को ध्यान में रख करके जो किसानों के 2022 तक आय दुगनी करने की बात कही गई थी, वो यही कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए सरकार ने किया था। किसानों को 6000 रुपये किस्त देता है सरकार, वो इसी के तहत देता है। तो जो भी कोई दायित्व होता है सरकार का, जो भी योजनाएं चलाया जाता है लोक कल्याणकारी के लिए, वो काम किया जाता है। तो अनुच्छेद 48 में ये ध्यान रखना है कि कृषि और पशुपालन का 48 में बताया गया है। और 48 के काम में यानी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत 48 के क्लास में का जोड़ा गया, यानी इसे जोड़ा गया। और इसमें कहा गया कि पर्यावरण का संवर्धन, संरक्षण और जीवों की
रक्षा की जाए। यानी कि 48 के क में कहा गया, जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़ा गया, उनमें कहा गया कि पर्यावरण को उसका संवर्धन किया जाए, उसका संरक्षण किया जाए, जीवों की रक्षा किया जाए। तो कहीं ना कहीं ये कृषि और पशुपालन का विस्तृत रूप ही है, ये कुछ अलग नहीं है। पर्यावरण भी जुड़ा हुआ है, कृषि भी पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, पशुपालन में जीवों की रक्षा अंतर्निहित है। तो इसलिए 48 का जो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, उसमें भी कृषि और पशुपालन निहित हो जाता है। अनुच्छेद 49 में कहा गया है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण करना। 49 में कहा गया है राष्ट्रीय महत्व के, यानी जिसका महत्व हो राष्ट्र में, महत्व के स्मारक, वस्तु एवं स्थान। 49 में 3 पॉइंट महत्वपूर्ण हैं। स्मारक की बात करता है, वस्तु की बात करता है और स्थान की बात करता है कि इनका संरक्षण किया जाए। तो राज्य का दायित्व ये होता है, जैसे ताजमहल है, लाल किला है, या कोई मंदिर मस्जिद है, अगर राष्ट्र के महत्व के हैं तो उनका संरक्षण करना, संवर्धन करना और उनको संरक्षित करते हुए आगे बढ़ाने का, उनका पुनर्निर्माण करना, ये जो भी दायित्व राज्य के कर्तव्य हैं, ये अनुच्छेद 49 के तहत बताए गए हैं। यानी राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, स्थान और वस्तुओं का संरक्षण, स्मारक, स्थान और वस्तुओं का संरक्षण, ये 3 पॉइंट जो है इस अनुच्छेद के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अब अनुच्छेद 50 है। अनुच्छेद 50 में कहा गया है, 50 में कहा गया है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका ये अलग कर दिया जाए। यानी क्या कर दिए जाए? पृथक्करित कर दिए जाएं, इनका पृथक्करण कर दिया जाए, इनको अलग कर दिया जाए। देखिए, हमारे यहाँ जो व्यवस्था है वो पैरेलल 3 तराजू की व्यवस्था है। एक है कार्यपालिका, और एक है विधायिका, और एक है न्यायपालिका। अब कार्यपालिका अगर अपना कार्य बेहतर नहीं करती है तो विधायिका का उसके ऊपर वर्चस्व है, और अगर ये दोनों कार्य नहीं करते हैं तो न्यायपालिका का वर्चस्व है। यानी ये जो प्रणाली है, कार्यपालिका न्यायपालिका का जो पृथक्करण की प्रणाली है, इसे कहा जाता है शक्ति संतुलन। जब शक्ति संतुलन बना रहेगा तो कोई निरंकुश नहीं हो पाएगा। विधायिका अगर अपने आप को निरंकुश हो करके कानून बनाने लगे तो सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय यानी न्यायपालिका उस पर हस्तक्षेप पूरा कर सकती है कि आपके अधिकार क्षेत्र अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जितना दिया गया है उतना कर सकते हो, मूल ढांचा नष्ट नहीं कर सकते। कोई भी संशोधन मूल ढांचे पे जा कर के रुक जाती है। अगर मूल ढांचा समाप्त होने के लिए कोई कानून बनता है तो तुरंत निरस्त हो जाएगा। यानी न तो कार्यपालिका सर्वोपरि है और न विधायिका सर्वोपरि है। तो प्रश्न यह आता है कि क्या फिर न्यायपालिका सर्वोपरि है? तो ये भी नहीं सर्वोपरि है। तो फिर ये किस तरह के हैं?
तो इन तीनों को कौन देखता है? तो इन तीनों को देखने के लिए इन सब के पास बैठा है संविधान। ये जो संविधान है ये तीनों को संचालित करता है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है यही सब कुछ है। तो इसमें सब कुछ है तो इम्प्लीमेंट में सब कुछ कौन है? तो इम्प्लीमेंट में सब कुछ है जनता। संविधान के पहले पॉइंट में जो प्रस्तावना है उसमें ही कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्षात्मक गणतंत्रात्मक लोकतंत्र राज्य बनाने के लिए भारत के राजनीतिक आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की कार्य के न्याय की बात करते हैं। तो साथियों, हम भारत के लोग जो शब्द आया है वही सर्वे सर्वा है। तो क्या हम भारत के लोग में मतलब पूरी जनता जाकर के कानून बनाएगी? नहीं। तो जनता अपना अपना प्रतिनिधि भेजेगी। कहाँ भेजेगी? विधायिका में। ये जो विधायिका है यहाँ से जो जनता है ये अपना प्रतिनिधि भेजेगी। क्या भेजेगी? प्रतिनिधि भेजेगी। अब ये प्रतिनिधि कौन होते हैं? तो जनता की बातों को ले जाते हैं, इन्हीं को बोला जाता है एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि सांसद। एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि विधायक। तो जो ये टाइप के लोग होते हैं यही जाकर के विधायिका में कानून बनाते हैं। अब ये कानून बनाएंगे तो ये चेक करेंगे कि जो तुमने कानून बनाया है, तो जब प्रतिनिधि ये कार्य करते हैं और इनका देखरेख कौन करता है? न्यायपालिका। जब न्यायपालिका देख लेता है कि जो भी कानून बनाया गया है ये संविधान के अनुसार है कि नहीं है, अगर संविधान के अनुसार है तब इधर से कार्यपालिका को इसे लागू करने के लिए भेजा जाता है। अब कार्यपालिका लागू करेगी तो फिर किस पे लागू करेगी? इन्हीं जनता पे। तो इस तरह का एक सर्किल चलता है दोस्तों। अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51 में बताया गया है वैश्विक शांति एवं समृद्धि सुरक्षा। 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा और अभिवृद्धि की बात करता है। दोस्तों, भारत एक संप्रभु देश है, लेकिन भारत ने अपने संविधान में वैश्विक शांति और समृद्धि की बात करके दुनिया में एक ऐसी सराहना प्राप्त किया है कि इसने न तो फर्स्ट यूज की बात की है, चाहे वो शस्त्र से संबंधित हो या अस्त्र से संबंधित हो, डिप्लोमेटिक तरीके से, कूटनीतिक तरीके से भारत ने सबका सहयोग किया है और अपने देश की रक्षा की है। तो दोस्तों, आज की क्लास में यहीं पर समाप्त करता हूं। जो आपको थोड़ी बहुत दिक्कतें हुई हैं लाइट जाने की वजह से, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमारी वीडियो को शेयर करते होंगे, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने मित्रों से सब्सक्राइब करवाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।